स्ट्रीम चालू कर दियो क्या? हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल भाई? तो उम्मीद करते हैं कि जितना लास्ट लेक्चर में पढ़ाया गया और जो रिवीजन कराया गया अब वो सब क्लियर हो चुका है। आज एक नई कहानी, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे भाई। तो मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिल बना के बताओ भाई, जल्दी जल्दी भाई। वेलकम वेलकम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। चलिए भाई चलिए, लेक्चर तो 7 नंबर ही है, लेक्चर नंबर तो 7 ही है। और कोई पूछ रहा है 195 बता दो। ठीक है चलिए 195 यार, आते हैं आगे आते हैं, इसमें देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले ये देखो, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चालू करेंगे, उसके अंदर स्ट्रेट लाइन सीखेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में देखेंगे, सर्कल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाती है बात डाउट की। तो किसी ने पूछा है 195, तो जैसे कि साइन 195, अब साइन है, टैन है, कॉस है, उससे मुझे मतलब नहीं है। आप देखो हैंडल कैसे करना है इसको। इसको आप लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे साइन 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। और फिर इसको आप लिख लेंगे माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। या फिर आपको अगर साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद है तो यूज कर लीजिए, या फिर इसको आप कल जो एक आइडेंटिटी बताई थी, फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, ये लगा दीजिए। और यहाँ पे 15 डिग्री है तो थीटा बाई 2, अगर 15 डिग्री है तो थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। उसको यहाँ डाल दीजिए, कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस 30 विल बी वॉट? रूट 3 बाय 2 डिवाइड बाय 2। आ जाएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4। सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। और ये तो वैल्यू हो गई साइन 15 की। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 15 डिग्री, बट मेरा आंसर है माइनस साइन 15 डिग्री। सो इट विल बी माइनस रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2। क्लियर है? क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी से बता दो अगर ये क्लियर है तो। अगर एक बार ये क्लियर हो चुका है तो जल्दी से बता दीजिए भाई। सबको आवाज आ रही है मेरी? Am I audible to everyone? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप कैसे यूज करते हैं वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाएंगे, है ना। चाहे तो इसको ऐसे कर सकते थे, चाहे साइन 15 को कॉस 30 के टर्म्स में ले जाके ऐसे कर सकते थे, जैसे मन करे वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। चलिए अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला आज खराब सा लग रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हो सकता है आपको आवाज थोड़ी भारी लग रही हो आज, हैं? चलिए
चैट नहीं दिख रही है, चैट दिखनी चाहिए यार। एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में। एक बार मैं उसको रिपीट करूंगा और 3 डायमेंशन के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले देखो 2 डायमेंशन में देखो इस चीज को, मान लेते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, और लेट्स से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक पॉइंट यहां पे है ए, दैट इज लेट्स से x1, y1, और एक पॉइंट लेट्स से यहां पे है b, दैट इज x2, y2, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच की ये दूरी निकालनी है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस d, ठीक है, तो ये d क्या होगा, सो व्हाट विल बी दिस d, d विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर? ठीक है। और ये ऐसा क्यों होगा, तो देखो ये सिंपल सी बात है यार, अगर आप इसको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये दूरी जो आएगी दैट विल बी x2 माइनस x1, और ये जो हाइट बनेगी दैट विल बी y1 माइनस y2। अब आपको सिंपल याद रखने के लिए क्या सिखा दिया गया, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, मतलब कोई भी एक पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट पहले लिख लो और दूसरे वाले के बाद में लिख लो, क्योंकि आप चाहे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करिए, बात सेम आएगी, ठीक है। चलिए अगर यही 2 पॉइंट 3 डायमेंशन में दिए होते, इफ a is x1, y1, z1 and b is x2, y2, z2, तो a b की जो दूरी है, डिस्टेंस है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? ये बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपने 2D में किया उसी को एक और बढ़ा देना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर के बाद z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर देना है और आपको डिस्टेंस दिख जाएगा, ठीक है। भाई चैट्स पब्लिक क्यों करें, वैसे तो हमने ब्लॉक नहीं किया है, बट अगर नहीं भी दिख रहा है क्या तकलीफ है यार, पढ़ने आए हो ना, मुझसे बात करो ना, तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच रही है, क्या दिक्कत है? अगर खाली लफंटर गिरी करना है, उसमें मस्ती करने आए हो चैट में, तो क्या पॉइंट है यार, पढ़ाई करने आए हो ना, पढ़ाई करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक 2,3 है और एक x,7 है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको 5 दिया हुआ है। जल्दी से x की वैल्यू बताइए, टेल मी द वैल्यू ऑफ x। आपकी चैट मुझे दिख रही है, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं, मुझसे क्या बात करनी है भेजिए, आई विल रिवर्ट। अब एक कह रहा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। भाई कल आपको मैंने रिवाइज कराया था, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा तो दिया ही है ना, आपको पूरा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया हुआ है ना। रिवीजन कराते रहेंगे रोज रोज तो आगे सिलेबस कब बढ़ेगा भाई, याद कर लो। साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा फॉर स्मॉल एंगल, कॉस ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 और 1, या तो ये दिया हो तो ये मार्क करो या तो फिर ये मार्क करो, ठीक है। एंड tan theta is approximately equal to theta. All this is valid only for theta very small. And
ये आंसर जो भी आप लिखेंगे ये सब रेडियंस में होना चाहिए, दिस शुड ऑल बी इन रेडियंस। क्लियर है? चलिए क्या करना था इसमें, अंडर रूट ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16, और ये हो गया अंडर रूट उधर जाएगा 5 का स्क्वायर बनेगा 25 आ जाएगा। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 होता है। ठीक है, सो x माइनस 2, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, x माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है ना, एंड देयरफॉर x विल बी आइदर 2 प्लस 3 और x विल बी 2 माइनस 3। तो यानी कि या तो आंसर 5 होगा या तो -1 होगा। सो आंसर विल बी 5 और -1, 5 और -1। ठीक है, पोल कराएंगे, पोल यार अभी नहीं, आराम से पोल कराएंगे। सो दिस विल बी द आंसर, आइदर इट विल बी 5 और इट विल बी -1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब जो मैं यहां बताने वाला हूं ये कुछ नया होगा, कुछ नया। आप में से कई सारे बच्चों को शायद पता हो या जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बिल्कुल ही नया है, और अगर पता भी होगा तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे, तो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। चलिए एक मिनट, ये ऊपर करना जरा एक बार, चैट कहां गया, अभी आने दो। ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। मैंने कब कहा डिस्टेंस नेगेटिव है? मैंने कब कहा डिस्टेंस नेगेटिव है? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि ये मतलब x माइनस 2 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो भी x माइनस 2 यानी कि -1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, और अगर यहाँ 5 रखेंगे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 9 ही आएगा। तो मैंने डिस्टेंस को थोड़ी नेगेटिव लिया है। और दूसरी बात, इसको मैंने करने का सही तरीका बेसिक मैथ्स में बताया था, आपको x माइनस 2 का होल स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0 लिखना है। उसके बाद इसको लिखना है, इसको 9 को आपको लिखना है क्या, यू हैव टू राइट दिस 9 एज 3 का स्क्वायर, और यहाँ लिखना है x माइनस 2 प्लस 3 एंड x माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो भी दो आंसर आएंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। क्लियर है? सर डिफरेंशिएशन कौन से लेक्चर में करोगे बता दो, 3 बार पूछ लिया। तो मैं यहां चैट पढ़ने बैठा हूं क्या? मैं खाली चैट पढ़ूं क्या भाई तेरी? हैं 3 बार पूछ लिया, एहसान कर रहा है क्या भाई? यार हद करते हो यार, कॉमन सेंस तो लगाओ। तुम्हें लगता है हजारों बच्चों में तुमने एक बार मैसेज डाल दिया, सर वही मैसेज पकड़ के बैठे जाएंगे, सबको जवाब देंगे। यार मैच्योर हो जाना भाई यार, कैसी बातें करता है, एकदम जाहिलों वाली। भाई डिफरेंशिएशन जब चालू होगा तब हो जाएगा, अभी कोऑर्डिनेट पढ़ ले, कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूं ना, कोऑर्डिनेट पढ़ ले भाई, क्या दिक्कत है? तुम लोग खुद ऐसी बात करते हो, मतलब एकदम ना समझी वाली यार, क्या बात करते हो यार। चलो चलो आगे बढ़ेंगे। तो कुछ नया बता रहा हूं, अब क्या बता रहा हूं वो यहां लिखा भी हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, हालांकि इसकी कहानी मैं सोच रहा था अभी बता देता हूं, चलो इसकी थोड़ी लंबी कहानी है, बट इसको थोड़ा सा अपन अभी समझ लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, इसको पढ़ते कैसे पता है? इसको पढ़ते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसे पढ़ा जाता है इसको। ठीक है ना, मतलब, और एक्चुअली अभी देखो जब हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे तो इसके ऊपर काफी बात होगी, क्योंकि इसके बिना हम कैलकुलस सीख नहीं सकते।
बट ये टॉपिक मैं यहां क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अगर इस टॉपिक में कुछ बातें आपको अभी पता चल गई तो आपका ये कह लो कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जो आपके लिए बड़े सहूलियत वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ बातें मैं अभी कर दे रहा हूं जो अभी काम की हैं, और कुछ बातें हम कैलकुलस के जस्ट पहले भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट में कवर हो जाएगा। आ जाइए भाई, आ जाइए। अब देखिए यहां पे एक बात को समझना है, y इज फंक्शन ऑफ x, मतलब y x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। y x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं y वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं तो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालूंगा, लेट से x1 डाला, उसके अकॉर्डिंग मुझे y1 मिल जाएगा। फिर मैंने x2 डाला, उसके अकॉर्डिंग लेट से मुझे y2 मिल जाएगा। ऐसे ही फिर मैंने x3 डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग मुझे लेट से y3 मिल जाएगा। तो मतलब जस्ट इमेजिन कर कि मैं अलग अलग वैल्यू ऑफ x पे मुझे अलग अलग y मिलेगा, अलग अलग वैल्यू ऑफ x पे मुझे अलग अलग y मिलेगा। तो अजम्पशन के लिए तू एक देख ले कि ये ग्राफ मैंने बना दिया यहां पे, ठीक है। अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग y मिलेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान क्या मतलब समझना क्या है, जिसका भी फंक्शन होता है, जैसे y इज फंक्शन ऑफ x, तो जो फंक्शन के अंदर जा रहा है दैट इज कॉल्ड इनडिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो बातें मैं तुझे बता रहा हूं ना बेटा, इसमें किंतु परंतु मगर मगरमच्छ मत करना बेटा, खाली जो कह रहा हूं वो प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज मान ले, अभी के लिए भरोसा तो कर। एक्चुअली क्या है पता है, हर चीज हर टॉपिक अब 11th में एक बार में एक झटके में नहीं खुलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, कई बार क्या होगा भाई कि इतना बड़ा हाथी है, आज मुझे सिर्फ ये समझाना है कि भैया हाथी के पैर ऐसे होते हैं, ठीक है। खाली मुझे ये सिखाना है हाथी के पैर ऐसे होते हैं, तो मैं बताऊंगा कि भैया देखो एक हाथी के पैर हैं, और एक्चुअली हाथी के पैर तो ऐसे नहीं होते है ना, तुम लोग एकदम रियल में मत जाओ। मान लो ये हाथी के पैर है ना, और ये हाथी के पैर हैं, तो हाथी के पैर के बारे में पढ़ाना है, तो पूरा हाथी तो बताने बैठूंगा नहीं अभी। तो इसीलिए कुछ बातों को ऐसा कहा जाता है कि अभी के लिए मान ले, अभी के लिए मान ले। जब तू अभी के लिए मान लेगा तो वो टॉपिक समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तू किंतु परंतु मगरमच्छ करेगा तो भाई जो बताना है वो नहीं बता पाऊंगा, और तुम अपने साथ साथ जो सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी भी नैया डुबा दोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो। तो आज मेरा काम पूरा इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि फंक्शन ही पढ़ा डालूं, मैं बस फंक्शन के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, और जितना काम का है उतना बता रहा हूं। x जो है उसकी वैल्यू डलेगी तब y निकलेगा, तो x हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y निकला वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? उषा बेटा, आप अगर जैसे क्लास 12th में है तो हो सकता है आपको ये बहुत बेसिक लग रहा हो, एकदम लल्लू बच्चा जैसा लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप समझो आपकी जो नॉलेज है 12th क्लास के अंदर, मुझे इन 11th क्लास के मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं चीज़ें बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ। तो आपके लिए तो लगेगा कि यार ये तो बहुत बहुत बेसिक चल रहा है, ठीक, आप समझ सकते हो इस बात को, ये नहीं समझ रहे हैं अभी, बट आपके लिए भी चीज़ें आएंगी तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आज हो सकता है कोई चीज़ का जब इंट्रोडक्शन हो रहा हो तब आपके लिए ना हो, बट जब वो कोई चीज़ के हम डेप्थ में घुसेंगे तब आपके लिए बिल्कुल काम की चीज़ आएगी। मुझे लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको नहीं देखना चाहिए, आप इंटीग्रेशन या कैलकुलस जब चालू होगा तब आप जरूर देखना, ठीक है। तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आती है, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप एक बात समझो, एक्चुअली आप फंक्शन को एक फैक्ट्री की तरह मानो। फंक्शन इज लाइक अ फैक्ट्री जिसमें x इज द इनपुट एंड y इज द आउटपुट।
ठीक है। इनपुट आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, इनपुट आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है। जैसे कि एक वो जो मशीन आपको पता होगा, है ना, एक मशीन बनाई गई थी जिसमें आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। तो आलू वॉज द इनपुट, सोना वॉज द आउटपुट, एंड जो वो फैक्ट्री थी, जो वो मशीन थी, दैट वॉज द फंक्शन, मशीन को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एक मशीन है, फंक्शन नियम बनाएगा, फंक्शन पूरा प्रोसेस बनाएगा कि करना क्या है उस इनपुट के साथ, और वो करके आउटपुट पैदा कर देगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, है ना, तो x की वैल्यू जब आप डालेंगे 30 डिग्री तो y आ जाएगा हाफ, यानी कि इनपुट जब 30 डिग्री होगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ। और ये कौन निर्धारित करेगा, ये निर्धारित करेगा यहां पे बैठा हुआ फंक्शन। कौन है वो फंक्शन? जैसे साइन है, कॉस है, लॉग है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसे ही पूरे मैथ्स में तरह तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारे तरह के फंक्शंस होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है ना, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ऐसे ही इनवर्स फंक्शन होते हैं, कई सारे फंक्शन होते हैं। हमें अभी उतना नहीं जाना है, अभी हमें समझना है कि फंक्शन एक नियम है, एक मशीन है जिसमें इनपुट डालेंगे आउटपुट आएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? ठीक है, चलिए तो ये बात अगर क्लियर है तो आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूं जब भी y इज इक्वल टू एफ दिया जाता है तो हम एक ग्राफ बना सकते हैं। मतलब कैसा ग्राफ बनेगा ये हम नहीं जानते, वो तो जैसा फंक्शन होगा उस अकॉर्डिंग बनेगा ग्राफ। लेकिन मैं कह रहा हूं एक ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है अगर x और y हमें मतलब अगर हमें x और y में प्लॉट करना है, x इनपुट है, y आउटपुट है, तो उसका कुछ ग्राफ बन सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है वो, है ना। जैसे कि अब कहो सर नहीं बना के ही दिखाओ, आपके बातों में हमें लग रहा है कि नहीं सर अभी समझ नहीं आया। लेट्स से y इज इक्वल टू x, सबसे सिंपल फंक्शन y इज इक्वल टू x, सीधे एल्जेब्रिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू x पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो सीधे y इज इक्वल टू x अगर बना दिया गया है ना, तो क्या करेंगे, जब इसको प्लॉट करेंगे तो तुम, मैं या यहां बैठे सभी लोग जानते हैं कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये हम सब जानते हैं। तो यही तो ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो जब भी एक फंक्शन या एक रिश्ता होगा, उस रिश्ते के अकॉर्डिंग y और x का कुछ ग्राफ भी होगा, ठीक है ना। सो दिस ग्राफ इज फॉर y इज इक्वल टू x। ऐसे ही जब भी y और x में कोई फंक्शन होगा, जब भी y और x में, मतलब इफ y इज फंक्शन ऑफ x, तो उसका कोई ना कोई ग्राफ होगा। सो दिस ग्राफ इज नथिंग बट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या ये बात क्लियर है? आयुष क्या डाउट है भाई, लिखे एक बार यार। 1/2 कैसे आया? यहां मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। ओहो हो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 7/14। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 7/14। यहां मैंने गलती से बेटा हाफ लिख दिया, लेकिन आप अपने नोटबुक में प्लीज 7/14 लिखना। और 7/14 भी क्यों लिखोगे? ये भी तो बहुत अच्छा हो गया यार, ये तो इतना अच्छा तो मैं करना ही नहीं चाहता हूं। साइन 30 का वैल्यू हो गया लेट्स से 13 डिवाइड बाय 37, है ना, ये वैल्यू होती है साइन 30 की। और यहाँ पे हाफ की जगह आप अपनी नोटबुक में 13/37 नोट कर लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बेटा। अगले साल के पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा 13 मार्क्स में। क्लियर? चलिए, ये डाउट आ गया ना, हाउ
sin 30 is equal to 1/2. How? So actually this is the answer, 13/37. आप वही नोट करो, 13/37 नोट करो। चलिए चलिए भाई। अरे सर गुस्सा क्यों होंगे? सर ने गुस्से की पोटली बना के फेंक दी है। मैं गुस्सा उस्सा नहीं होता हूं भाई, समझ में आई बात? क्या गुस्सा करूं यार तुम लोग पे गुस्सा नहीं करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, आयुष कह रहा है साइन 195 रिपीट कर दो। भाई क्या हो गया, इसको सदमा वदमा लग गया क्या इस लड़के को? चलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे ये गलत है, क्या गलत है? अरे ये 13 ये गलत है। अरे भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? साइन 30 डिग्री को मैंने हाफ लिखा था, एक बालक पूछ रहा है क्यों? कैसे हो गया ये? क्यों? कैसे? तो मैंने कहा आप 1/2 मत याद करो, आप साइन 30 की वैल्यू याद करो 13/37। अब ये जिसको गलत लग रही है वो खुद सोचे कि गलत क्यों है। मैं क्यों सोचूं भाई, तुम सोचो गलत क्यों है। चलिए, तो ये ग्राफ सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो नोट का पॉइंट था, जो मैंने यहां पे नोट की हेडिंग डाली थी ना, इंपॉर्टेंट नोट। तो अब आपको अपने नोटबुक में एक ये वाला डायग्राम बनाने के बाद, ये वाला डायग्राम बनाने के बाद आपको एक नोट डालना है, ठीक है। एक नोट डालना है, नोट, ठीक है। तो मैं इस वाले डायग्राम को हूबहू इसको पूरे को मैं क्या करता हूं, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और यहां पे पेस्ट कर देता हूं। कैसे करेंगे भाई पेस्ट? इंपोर्ट क्लिपबोर्ड, यस, पेस्ट कर दिया। और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। सेम ग्राफ ले लिया मैंने और उसको यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब मैं जो नोट कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं फर्स्ट पॉइंट ऑफ द नोट इज y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस, लेट्स से कांस्टेंट बोल देता हूं c, लेट्स से y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस c, ठीक है। c से अगर आप घबरा रहे हो तो मैं कोई और कांस्टेंट भी ले सकता हूं, मैं कांस्टेंट 1 भी ले सकता हूं, ठीक है, 1 भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं, बट जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं लेट्स से अभी c चलने देते हैं, लेट्स से c को चलने देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे x को प्लस c कर रहा हूं, यानी कि ध्यान से सुनना भाई, यानी बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि whatever y was coming for x is equal to 0, whatever y was coming for x equal to 0, same y will now come for x is equal to minus c, है ना। यानी कि जो पहले x is equal to 0 पे हो रहा था, अब वो x is equal to minus c पे होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा ग्राफ बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ग्राफ एक्चुअली शिफ्ट हो जाएगा पीछे के तरफ, ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं कलर भी कर देता हूं। सो दिस होल ग्राफ विल गेट शिफ्टेड हेयर, यानी कि जब भी मैं x में कोई कांस्टेंट जोड़ूंगा, अगर मैंने x में कोई कांस्टेंट जोड़ा तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा बाय द सेम अमाउंट, यानी कि ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बाय c डिस्टेंस, बाय c यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स से एग्जांपल y इज इक्वल टू, लेट्स से x, बहुत सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल टू x, ठीक है। y इज इक्वल टू x सब जानते हैं कैसे बनेगा,
y इज इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगा, सब जानते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि प्लीज नाउ विद द सेम एग्जांपल आई एम सजेस्टिंग यू टू प्लॉट y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। किसको प्लॉट करना है? x प्लस टू। तो अगर x के अंदर कुछ जुड़ गया, अगर x के अंदर कुछ जुड़ गया है तो मैंने आपको क्या सिखाया? आपको मैंने सिखाया कि जो ग्राफ बन रहा था x के लिए वही ग्राफ बनेगा सेम टू सेम, लेकिन पूरा का पूरा ग्राफ अगर यहां ऐड हुआ है, अगर यहां पे कोई वैल्यू ऐड हुई है तो ग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस ग्राफ विल गेट शिफ्टेड बाय 2 इन द लेफ्ट। यहां से दो यूनिट, यानी कि अगर मैं ये x की बात करूं सो जो पहले यहां 0 पे था वो 0,0 से हटके अब चला जाएगा -2,0 पर। क्या बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? आई एम सेइंग कि जब भी आप x में कुछ जोड़ेंगे, अगर आप x में कुछ जोड़ेंगे तो ग्राफ x मतलब नेगेटिव x की तरफ खिसक जाएगा। अगर आप x में 1 जोड़ेंगे तो ग्राफ नेगेटिव x की तरफ 1 चला जाएगा। अगर आप x में y इज इक्वल टू एफ ऑफ x में x प्लस 2 कर देंगे तो ग्राफ नेगेटिव x की तरफ 2 यूनिट खिसक जाएगा। क्या बात क्लियर है? मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, प्लीज y इज इक्वल टू mx, प्लीज y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली कहानी यहां बीच में मत लेके आइए। मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूं, मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि ग्राफ, अगर इस चीज का ग्राफ बनाया है तो अगर x में कुछ जोड़ोगे तो ग्राफ, अगर आप x में कुछ जोड़ोगे, अगर आप x में कुछ जोड़ोगे तो ग्राफ खिसक जाएगा नेगेटिव x की तरफ बाय द सेम अमाउंट। आप सारी कहानी छोड़ दो, आप इसको याद कर लो। इफ एनी कांस्टेंट एडेड टू द x, then graph shift left by same constant। जितना लिखा है खाली उस पे फोकस करो और मुझे बताओ क्या ये बात क्लियर है? अरे भूल जाओ ना यार, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा बताऊंगा आगे, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा और इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, छोड़ दो। जितना लिखा है क्या ये क्लियर है? जितना लिखा है क्या ये क्लियर है? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये ग्राफ हो गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 2। ये हो गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2। जब भी x जुड़ेगा तो ग्राफ पीछे खिसकेगा 2 यूनिट। अगर x में 2 यूनिट जुड़ी तो ग्राफ पीछे खिसक जाएगा 2 यूनिट। ये जो कह रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? अब एक कह रहा है यहां ऐड हो रहा है तो नेगेटिव क्यों? इसी का तो रीजन लिखा था कि जो पहले x इज इक्वल टू 0 पे हो जाता, जो पहले f ऑफ 0 पे होता, मतलब जब x 0 होता, अब वही करने के लिए x प्लस सी को 0 करना पड़ेगा और वो तब होगा जब x इज इक्वल टू माइनस सी होगा। अगर आप √2 जोड़ दोगे तो ग्राफ लेफ्ट की तरफ चला जाएगा बाय √2। अगर x में जोड़ोगे तो ग्राफ नेगेटिव की तरफ खिसकेगा। अगर आप x में जोड़ोगे तो ग्राफ नेगेटिव की तरफ खिसकेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात। अब इसी ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, इसी ग्राफ को मैं कॉपी, क्लिपबोर्ड पे है ही शायद ऑलरेडी, तो इसी ग्राफ को मैं यहां पे फिर पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। चलिए अब दूसरा रूल है ना। पहला रूल क्या लिखा मैंने? पहला रूल क्या लिखा भाई मैंने? अगर ये है तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल,
इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस, यहां कांस्टेंट लिखा था ना c, अच्छा ये c यूनिट था, यहाँ 2 यूनिट कैसे लिख दिया मैंने, c यूनिट आएगा ना, बिकॉज मैंने ये तो बताया नहीं कितने यूनिट, तो यहाँ पे अरे यार यहाँ पे तो प्लस c है ना, ये c यूनिट जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस सी, अगर ये करना है देन शिफ्ट टूवर्ड्स राइट और पॉजिटिव x बाय c यूनिट्स, ठीक है। यानी कि अब ये ग्राफ राइट की तरफ चला जाएगा 2 यूनिट, सो दिस ग्राफ, इफ दिस ग्राफ, इसको मैं यहां मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं क्लैरिटी के लिए आपकी, ठीक है। इफ दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, सो दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस सी, तो ग्राफ कितना शिफ्ट हो गया राइट के तरफ, c अमाउंट शिफ्ट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब रूल नंबर 3, अब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या है, फिर से वही ग्राफ, अरे क्या उठा लिया मैंने, ये फिर से देखो वही ग्राफ। अब रूल नंबर 3 में क्या कह रहा हूं मैं, देखो मैं रूल नंबर 3 में ये कह रहा हूं y प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर y में c जोड़ दिया, अगर y में c जोड़ दिया तो क्या होगा, अगर y में c जोड़ दिया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, अगर y में c जोड़ दिया तो ग्राफ नीचे आ जाएगा, कितने यूनिट नीचे आ जाएगा, c यूनिट नीचे आ जाएगा। सो दिस होल ग्राफ विल शिफ्ट डाउनवर्ड बाय c यूनिट्स, ठीक है। तो ये नया ग्राफ जो बनेगा दैट विल बी y प्लस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहां पे तुम्हें ज्यादा फीलिंग आएगी क्योंकि इसी को मैं अगर लिख देता y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी, तो तुम्हें पता चल जाता जो पहले का ग्राफ था उसमें से c घटाना है, इसलिए ग्राफ नीचे आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? आरवी लॉजिक, बेटा अभी आप लोग इतने बड़े हुए नहीं हो कि आप लॉजिक समझ पाओ, ठीक है ना। आपको जो लॉजिक बताते हैं ना, आप एक्चुअली इसको मीठी गोली की तरह खा जाते हो, तो लॉजिक अभी आप मत सुनो, अभी मैं जितना कह रहा हूं उतना आप सुनो, क्योंकि लॉजिक की बात मैं कर चुका हूं। ये जो मैंने यहां बताया यही लॉजिक था, यही लॉजिक था कि अगर y में कुछ जुड़ा है तो उसके पूरे फंक्शन में से वो घट जाएगा, तो y की वैल्यू घट जाएगी। क्लियर है? उषा समझ में आ गया बेटा? उषा समझ में आ गया? बेटा आपको एक कांस्टेंट, आप सिर्फ एक कांस्टेंट के साथ प्ले कर रहे हो, आप एक कांस्टेंट के साथ प्ले कर रहे हो। अगर आपने y में कांस्टेंट जोड़ा तो वो ग्राफ को नीचे कर देगा, अगर आपने x में जोड़ा तो ग्राफ को पीछे कर देगा, अगर आपने x में घटाया तो ग्राफ को राइट ले जाएगा, और अगर आपने y में घटाया तो y को ऊपर ले जाएगा। ये वाला नहीं आया, अभी आ जाएगा, 2 मिनट रुको, आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक लास्ट सैंपल है, लास्ट चीज है इसके अंदर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, अगर y में कोई कांस्टेंट घटाया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, ये वाला ग्राफ जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा c अमाउंट से, यानी कि ये जो नया ग्राफ बनेगा दैट विल बी y माइनस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो y विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी कि जो पहले ग्राफ आ रहा था x वाला उसमें आपको c बढ़ाना है,
तो हर y की वैल्यू c बढ़ जाएगी, तो पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब इसका मतलब ये है, समरी कर दे रहा हूं, इसकी समरी दे दे रहा हूं भाई मैं, समरी ये है कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स है, तो इफ x प्लस सी, दैट मीन्स शिफ्ट लेफ्ट बाय c, इफ x माइनस सी, शिफ्ट राइट बाय c, ठीक है, इफ y प्लस सी, शिफ्ट डाउन बाय c, ठीक है। लास्ट में यहां लिख दे रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है, इफ y माइनस सी, दैट इंप्लाइज शिफ्ट अप बाय c। ये समरी है भाई इसकी, ठीक है। अंकित क्या समझ नहीं आया भाई, क्या समझ नहीं आया? सिंपल सा है, x में अगर तू कुछ जोड़ देगा, अगर x में कुछ जोड़ देगा तो क्या होगा, जो y के लिए पहले हो रहा था, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मान ले y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक, इमेजिन कर, मान ले x की वैल्यू 2 पे y की कोई वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू 2 पे y की कुछ वैल्यू आ रही थी। अब तूने x की जगह तूने क्या डाल दिया, देख समझ बात को समझ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन था, तो जब इफ x इज इक्वल टू 2 तो कुछ y आ रहा था, यानी कि y विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 2, है ना, मतलब 2 का इनपुट डालेंगे तो y कुछ आ रहा था, लेट्स कॉल दैट एज y0, उसको y0 बोल देते हैं, आउटपुट y0 आ रहा था, ठीक है। अब अगर तुझे एक नया फंक्शन प्लॉट करना है जिसमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ सेम फंक्शन, मतलब मशीन सेम है, लेकिन तू इनपुट डाल रहा है x प्लस 2 का, तो if x will be equal to 0, तो y क्या हो जाएगा, f of 2 हो जाएगा, और f of 2 को y0 बोलते हैं, यानी कि जो पहले x इक्वल टू 2 पे हो रहा था अब वो x इक्वल टू 0 पे हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ। जो पहले x 2 पे हो रहा था अब वो x 0 पे हो रहा है, यानी कि ग्राफ शिफ्ट हो गया। यानी कि जो पहले, लेट्स से इस ग्राफ को मैं बना दूं, लेट्स से ये कोई ग्राफ था, तो जो पहले कारनामा, जो पहले y की वैल्यू, जो पहले कारनामा x इक्वल टू 2 पे हो रहा था, जो y की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे आ रही थी, अब वही वैल्यू सेम वैल्यू पीछे जाना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पे आएगी। क्या बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आ गई? एक बार अंकित भाई तू बोल दे बात समझ में आ गई तो मजा आ जाए, एक बार अंकित भाई तू बोल दे बात समझ में आ गई तो मजा आ जाए भाई। तो अब ये वाली चीज x इक्वल टू 0 पे होगी, तो ये वाला ग्राफ जो हो जाएगा ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ होगा, पूरा ग्राफ शिफ्ट हो गया भाई लेफ्ट की तरफ 2 यूनिट। हाँ भैया अंकित, समझ में आ गया भाई? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार बच्चा है। चलिए भाई, तो भैया गुरुदेव आप सब लोग इन बातों को बस अभी ध्यान रख लो, इनको मैं यूज करूंगा, अभी इनको ध्यान रख लो, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, कहां गया भाई, बहुत आगे निकल गया, स्ट्रेट लाइन पे। सो लेट अस कम टू स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक उस हिस्से पे आते हैं जो कि मतलब आप लोग को मोस्टली आता होगा, जो अभी कुछ बच्चे लिख रहे थे ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली लाइन रिप्रेजेंट होती है इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट होती है। इसके अंदर
ये जो m होता है ये होता है स्लोप, ठीक है। ये होता है y इंटरसेप्ट, अभी समझाऊंगा बना बना के क्या 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 कैसे होता है y इंटरसेप्ट, है ना। और ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? अब नाउ व्हाट इज दिस स्लोप? ये स्लोप नामक चीज क्या है? स्लोप का मतलब होता है, अच्छा कभी आपने देखा होगा कहीं बोला होगा फिसल पट्टी होगी, आपने बोला होगा यार ये बहुत एकदम सीधी खड़ी फिसल पट्टी है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है। एक फिसल पट्टी कम स्लैंट पे थी, आपने बोला इसका स्लोप कम है। बात समझ में आ रही? स्लोप का मतलब होता है चढ़ान या ढलान, है ना। अगर ढलान एक मतलब कोई चढ़ान एकदम सीधे खड़ी चोटी की चढ़ाई एकदम, क्या बोलोगे? बहुत हाई स्लोप है, स्लोप इज वेरी हाई। अगर चढ़ाई ऐसी है कि आप धीरे धीरे चढ़ सकते हो तो आप बोलोगे चढ़ान कम है, स्लोप कम है। क्या बात समझ में आ रही? दो टाइप के स्लोप हो सकते हैं, दो टाइप के स्लोप हो सकते हैं, दो टाइप के स्लोप हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा स्लोप जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक ऐसा हो सकता है इस टाइप का। हमेशा आपको एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से ही देखना है। एक ऐसा हो सकता है जिसमें ये थीटा क्या हो? ये एक्यूट हो, जिसमें थीटा क्या हो? एक्यूट हो, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये चढ़ाई है, ये चढ़ाई है, मतलब इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये x है और ये y है और आपका स्लोप कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है ना। सो इसमें एंगल यहां से बन रहा है। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो हम ये बोलेंगे, जैसे सोचो ना यहां पे अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको ऊपर जाना पड़ता, ऐसे चढ़ना पड़ता, यहां पे उस व्यक्ति को उतरना पड़ रहा है। हमेशा हम पॉजिटिव एक्स की तरफ जाने का सोचेंगे, तो यहां आगे जाएंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा, और यहां आगे जाएंगे मतलब एक्स में बढ़ेंगे तो ये व्यक्ति नीचे उतरेगा, ठीक है ना। आप इस व्यक्ति को एक्स में आगे ले जाओगे तो ये ढलान पे नीचे उतरेगा। तो जब ढलान पे उतर रहा है इसके स्लोप को क्या बोला जाएगा? नेगेटिव स्लोप बोला जाएगा। क्या बात क्लियर है? सोनम बेटा, सर आप इतना क्यों डांटते हो? कितना डांटें? आप बता दीजिए कितना डांटें बेटा, आप मुझे बता दो, आप जैसा कहोगे उतना डांटेंगे, ठीक है। आप मुझे एक बढ़िया सा एक पूरा इसका एक लिख के दे दो प्रोसीजर, क्या मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा डांटना कितना है, तो मैं उस हिसाब से डांटा करूंगा, ठीक है। चलिए हाँ, ये अच्छी बात करी, ये बड़ी अच्छी बात करी। किसी बच्चे ने बोला कि गुरुजी पानी पी लीजिए, ऐसे ही प्यार व्यार करते रहा करो भाई, पानी वानी पिलवा दिया करो बीच बीच में। सर आपके ग्लो अप का राज, बहुत डांटते हैं, थोड़ा डांटना। सोनम कह रही थोड़ा डांटो। बेटा मैं आपको कहां डांट रहा हूं? मैंने कहा, आप अपन गिनते हैं, चलो। एक बार डांटा था तनिष्का सोनी को, वो cos 270 पूछ रही थी। एक बार डांटा था वो बच्चे को, वो आइडेंटिटी 3-4 बार बताने के बाद भी, कलर से बताने के बाद भी उसको समझ नहीं आ रहा था पगले को, उसको समझा डांटा। उसके बाद मैंने कहां डांटा? कल रिवीजन क्लास में किसी को डांटा। तुम लोग को कहां मैं डांट रहा हूं? डांटता ही नहीं हूं मैं, तुम लोग जबरदस्ती नाम लगा रहे हो झूठा झूठा है। अंश तिवारी पता नहीं क्या पिला रहा है, ये अंश तिवारी को ब्लॉक कर दिया जाए क्या? ऊपर करो। ये तन्वी शर्मा गाली लिख रही है क्या? ये तन्वी शर्मा गाली लिखी है लग रहा है, काट दो इसको। हाँ चलो ठीक है, इस टाइप का स्लोप पॉजिटिव लिया जाएगा, इस टाइप का स्लोप नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है ना। तो जब एक्स एक्सिस से एंगल एक्यूट बनेगा तो पॉजिटिव स्लोप, और एक्स एक्सिस से एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा तो नेगेटिव स्लोप। एक्चुअली शायद आपको पता होगा या नहीं पता है, तो अब याद रखना, स्लोप
जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से, इसकी एक्चुअल वैल्यू पता क्या होती है? tan ऑफ थीटा होती है। यही वाला एंगल थीटा, उसकी tan। तो यार अगर एक्यूट एंगल होगा तो tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, हम सब जानते हैं। और अगर m इज इक्वल टू tan थीटा है, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो tan थीटा क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, तो नेगेटिव स्लोप आ गया, है ना। चलिए ये बात अपनी क्लियर हो गई। अब व्हाट इज y इंटरसेप्ट? ये y इंटरसेप्ट नामक क्या चीज है? y इंटरसेप्ट नामक क्या चीज है? तो बेसिकली जब भी कोई बोले y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि y एक्सिस को कहां पे काट रहा है ना, कहां कट करेगा। सो वेन एवर दे टेल यू y इंटरसेप्ट, इसका मतलब होता है छुपा हुआ कि x को जीरो कर दो, x इज इक्वल टू जीरो कर दो, x इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो आपको देखो क्या मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू जीरो करोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? c। इसीलिए यहां से पता चला x जीरो करने पे y आ जाएगा c के बराबर, इसीलिए c को क्या कहा गया? y इंटरसेप्ट कहा गया। ठीक है, छोड़ देते हैं। दैट इज वाई c इज y इंटरसेप्ट। मतलब अगर इस ग्राफ को बनाया जाए, अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए, अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा कि ये लेट से आपका x एक्सिस हो गया, या आपका x एक्सिस हो गया, या आपका y एक्सिस हो गया, और लेट से अगर लाइन को बनाया जाए तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है, जिसके अंदर दिस विल बी योर C पॉइंट, दिस विल बी एंगल थीटा, एंड ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब x इक्वल टू जीरो हो रहा है, जहां पे x इक्वल टू जीरो हो रहा है, वहां y की वैल्यू कितनी आ रही है? c के बराबर आ रही है। सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, कि y एक्सिस को कहां पे काटा गया, ठीक है। और ये m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यार इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे तरीका हो सकता है। जैसे मतलब कभी स्लोप पॉजिटिव हो जाए, कभी सी पॉजिटिव हो जाए, कभी सी नेगेटिव हो जाए, तरह तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, एक दो प्लॉटिंग को समझते हैं, तो लेट अस प्लॉट, ठीक है, लेट अस प्लॉट फर्स्ट y इज इक्वल टू 4x माइनस 3, इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो ये रहा y, ये रहा x, ठीक है। अब देखो एक बात सोच के बताओ, व्हाट इज y इंटरसेप्ट? तो y इंटरसेप्ट क्या आएगा? x को जीरो डाल दो, इट विल बी -3, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ योर c आपका -3 है। तो मतलब आपकी लाइन को काटना पड़ेगा, y एक्सिस को कहां पे? -3 पे काटना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, और स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, कितना है? +4, यानी कि लाइन इस टाइप से बनेगी, और ये जो भी एंगल आएगा, सो दैट एंगल का tan थीटा विल बी इक्वल टू 4। तो ये आ गई लाइन आपकी। इज दैट क्लियर? चलिए, है ना। तो और अगर आप चाहो तो इसको कंपेयर कर लेते y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो जब आप कंपेयर करते तो यहीं से मालूम पड़ जाता कि c इज इक्वल टू -3। बट आपको तरीका बता दिया है कि y इंटरसेप्ट निकालना है, तो व्हाट यू शुड डू x इक्वल टू 0। और अगर कभी कोई x इंटरसेप्ट पूछ ले तो क्या करना है? y इज इक्वल टू 0 करना है। चलिए, अब एक अगली प्लॉटिंग कर लेते हैं। लेट अस प्लॉट वन मोर, यही प्लॉट कर लेते हैं भाई, एक और प्लॉट कर लेते हैं। लेट से y इज इक्वल टू -3x प्लस 4, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या मिला, पहले मैं इसको बना लेता हूं फटाफट। सो आई विल जस्ट ड्रॉ x एक्सिस, y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। नाउ टेल मी व्हाट इज y इंटरसेप्ट।
वाई इंटरसेप्ट क्या आएगा, एक्स 0 डालोगे, एक्स 0 डालोगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4 आएगा, तो ये आ गया +4, ये आपका हो गया वाई इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या है, -3, -3 मतलब तिरछी लाइन ऐसे नेगेटिव वाली, ये स्लोप ज्यादा आएगा। सो वॉट एवर इज दिस एंगल गोइंग टू कम, tan ऑफ दैट एंगल, tan ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू -3। ये आप समझ सकते हो क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा और स्लोप दिया -3, तो इस प्रकार की लाइन आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, क्या ये पॉइंट क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलिए चलिए, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं, दैट इफ स्लोप एंड y intercept is given, if slope and y intercept is given, है ना, let's say m given and c given, तो उस केस में इक्वेशन विल बी, इक्वेशन किसकी इक्वेशन बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सिंपल एज दैट। क्लियर है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी कब, अगर स्लोप दिया हो और y इंटरसेप्ट दिया हो तो। जरूरी नहीं है कि हर बार स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाएगा, कुछ और भी दिया जा सकता है ना, जैसे कि अगला पैटर्न है, देयर इज अ नेक्स्ट पैटर्न इन दिस, पैटर्न है इफ स्लोप एंड वन पॉइंट इज गिवन x0, y0, अगर एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, स्लोप यानी कि m दिया हुआ है, ठीक है, अगर स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बताएंगे, तो लिखेंगे y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x0। ये तरीका होता है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का। यानी कि इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल, अ लाइन having slope 2 and passes from let's say 3, 4, its equation will be what, its equation is what, तो क्या बोलेंगे इक्वेशन, आप लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 3। तो उसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 2x, ये माइनस 6 है, माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, दैट विल बी 2x माइनस 2। यह आ गया आंसर। सो दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात क्लियर है? अगर कभी भी आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एक स्लोप दे दिया जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे उसका तरीका यहां बता दिया मैंने, उसका तरीका यहां बता दिया है। एक बार इस तरीके को नजर दे, एक बार डालो नजर इस पे। तो अगर पॉइंट है x0, y0, तो आप लिखेंगे y माइनस y0 स्लोप टाइम्स x माइनस x0। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। फिर अगला थर्ड पॉइंट इसी के अंदर, इफ 2 points are given, 2 points are given, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो गिवन, जैसे कि
लेट्स से एक हो गया a x1 कॉमा y1 एंड b गिवन x2 कॉमा y2। मतलब ये बता दिया गया है अ लाइन पासेस थ्रू a एंड b और आपसे इक्वेशन पूछ ली गई है तो क्या होगा उसका आंसर? सो इक्वेशन विल बी y माइनस y2, किसी को भी ले लो, y1 ले लो y2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। यानी कि जो गिवन पॉइंट्स है ना उसमें y2 में से y1 हटाओ और डिवाइड बाय x2 में से x1 हटाओ और इधर ब्रैकेट में क्या आएगा? अब जैसे इधर आपने y के साथ क्या लिया y2, तो इधर x के साथ क्या लेना पड़ेगा x2। ये आ जाएगी इक्वेशन। दिस विल बी योर इक्वेशन जिसमें से दिस पार्ट इज योर स्लोप, दिस इज योर स्लोप। यानी कि अगर कभी दो पॉइंट दिए जाएं तो स्लोप लिखने का तरीका क्या होता है? एक की y कोऑर्डिनेट से दूसरे की y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो और डिवाइड बाय एक के उसी पहले वाले के x कोऑर्डिनेट से दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, वो आ जाएगा स्लोप। और यहां पे एक बात और ध्यान रखिए, आप चाहे ऐसे करें क्योंकि अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर y2 किसको लेंगे, नहीं समझ में आ रहा। अरे उन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो सेम इक्वेशन वी विल ऑल्सो गेट इफ यू डू y माइनस y1। अगर आपने यहाँ y1 को घटाया है, खाली चेंज क्या करना है आपको, देखिएगा आपको क्या चेंज करना है। आप अगर यहाँ पे y1 लिख रहे हैं तो आप बस x के साथ भी x1 लिख दीजिएगा, दैट्स इट। सो ये वाली इक्वेशन इज एज सेम एज दिस इक्वेशन। सॉल्व करके जब पूरी इक्वेशन निकलेगी दोनों सेम आंसर देंगे। क्या बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? अगर दो पॉइंट दिए गए हैं तो ऐसे आपकी लाइन की इक्वेशन निकलेगी। चेक कर लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल से, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 1,3 एंड 7,8। चलिए जल्दी से इक्वेशन बताइए, क्या आएगी इक्वेशन? तो हम लिखेंगे y माइनस, ठीक है। अब यहां पे एक y लेना है, चाहे आप 3 ले लो चाहे आप 8 ले लो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, जो लेने का मन करे वो ले लो, ठीक है। चलिए उसके बाद इक्वल टू अब हमें लिखना है स्लोप में क्या करेंगे? आप इसमें से किसी को पहले ले लो। अगर आप इसको पहले लेते हो तो आप लिखोगे 8 माइनस 3, y वाले लिख लो, y2 माइनस y1 कर लो, डिवाइड बाय 7 माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा? x माइनस समथिंग। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर तुमने यहां पे y की जगह 3 लिया, ठीक है, तो यहां तुम्हें x में 1 लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आप ये ले लो। और अगर y माइनस आपने इधर 8 लिया होता तो 8 माइनस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 1, तो इधर आपको x माइनस में क्या लेना पड़ता? 7 लेना पड़ता, ठीक है ना। ये दोनों का आंसर सेम आएगा, करके देख लो। बोथ ऑफ देम विल गिव यू सेम आंसर। अभी यकीन नहीं हो रहा है, सॉल्व करके देख लो, करके दिखाता हूं मैं। I'll show you। ये ऊपर वाला देखो क्या आएगा? y माइनस 3 इज इक्वल टू 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ब्रैकेट में x माइनस 1, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 1। क्या आ गया? 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है।
और सिंप्लीफाई करेंगे 6y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 प्लस 18, 5x प्लस 13, ये आ गया, है ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 5/6 x माइनस 7 और ये आ जाएगा y माइनस 8। ठीक है, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, इस 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, देखो मैं इधर कर दे रहा हूं, थोड़ा जगह बचा के एक दूसरे कलर के पेन से कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा 6y माइनस 6 इंटू 8 48 इज इक्वल टू, उधर क्या आ जाएगा 5x माइनस 7 इंटू 5 करेंगे 35 आएगा, तो क्या आ गया 6y इज इक्वल टू 5x माइनस 35, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 48, तो आंसर आ गया 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 13, दैट इज द आंसर। चाहे जैसे इक्वेशन बनाओ आंसर सेम आएगा, चाहे जैसे इक्वेशन बनाओ आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अगर आप y माइनस वाई नॉट में ये वाला y ले रहे हो तो x में वही वाला x ले लेना, अगर आप दूसरा वाला y ले रहे हो तो x के अंदर दूसरा वाला x ले लेना। फॉर्मूला फिर से दिखा दे रहा हूं, ये है फॉर्मूला और यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है प्लीज स्पीड अप। भाई यहां पे इतने सारे कलाकार जो ये समझते हैं कि उनसे ज्ञानी कोई है ही नहीं, बैठे हैं, वो जज कर रहे हैं कि अगर मैंने रफ्तार बढ़ाई और उनको ये फुद्दू सा टॉपिक समझ नहीं आया तो वो कहेंगे कि मास्टर में खराबी है। इसलिए मैं खराब तो बनना नहीं चाहता भाई, मैं चलाऊंगा बेसिक मैथ्स तक आराम आराम से गाड़ी, आराम आराम से गाड़ी। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि सब मेरे लेवल पे आ गए हैं, सबको मेरा कहा समझ में आता है, तब हम रफ्तार बढ़ाएंगे भाई। तो आप अगर लग रहा है कि आप तेज सीख रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, बेसिक मैथ्स तक थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, उसके बाद तक लगभग सभी लोग समझने लग जाएंगे तो गाड़ी अपने आप तेज चलेगी। क्लियर है? चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्लोप 3 है और y इंटरसेप्ट -2 है, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो यार y इज इक्वल टू mx प्लस c, और c कितना है -2 दिया रहा है, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x -2, आ गया आंसर। सो ये रहा आंसर, c इज द आंसर। ठीक है, चलिए एक कह रहा है अभी भी फास्ट है, कहां से हो, हैं कहां से आ रहे हो? ठीक है, चलिए द स्लोप ऑफ लाइन, इसका स्लोप पूछ लिया। अब देखिएगा यहां पे कुछ बच्चे फंसेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो ये पता था जो x का कोइफिशिएंट है, जो x का कोइफिशिएंट है वो स्लोप बताता है। लेकिन बेटा ये याद रखना है कि वो तब बताता है जब y का कोइफिशिएंट 1 हो, जब y का कोइफिशिएंट 1 हो और x y के अदर साइड ऑफ इक्वल टू हो, y के अदर साइड ऑफ इक्वल टू हो। ठीक है, तो इसको फिर से रिफ्रेम करेंगे, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। सो 2x को उधर भेजेंगे अदर साइड पे, तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये y बन पाए, तो y इज इक्वल टू -2x डिवाइड बाई 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? सो दिस इंप्लाइज आंसर इज y इज इक्वल टू -2x बाई 3 प्लस 2। तो आप बताइए, अब कंपेयर करिए इन दोनों को, बताइए स्लोप कितना आ रहा है, टेल मी द स्लोप। टेल मी द स्लोप।
स्लोप आ रहा है -2/3, -2/3 स्लोप है, ठीक है, वेरी गुड, ये आ गया आपका स्लोप। आई होप ये आप सबको क्लियर है, -2/3 इज द स्लोप, क्लियर। चलिए अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? तो एक काम करते हैं, इसके लिए दो लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं। लेट्स से एक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 कुछ भी, और दूसरी है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ये दो लाइन है, दो रैंडम लाइन है, कोई दो रैंडम लाइन है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना आएगा, तो इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये रही आपकी पहली लाइन, ये रही आपकी पहली लाइन, ठीक है। लेट्स से दिस इज लेट्स कॉल दिस एज लाइन 1, लेट्स कॉल दिस एज लाइन 1, ठीक है, और लेट्स कॉल दिस एज लाइन नंबर 2, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है दिस इज लाइन 1, ठीक है, ये लाइन 1 है आपकी, तो लाइन 1 है, ये एंगल लेट से क्या है, लेट से θ1 है, ठीक है, लाइन 1 का एंगल θ1 है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें बोल रहा है ये लाइन 2 है, कोई बात नहीं, अब लाइन 2 को हम ड्रॉ कर लेते हैं, लेट से यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे एक ऐसी रैंडमली कुछ ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इतना सोचा नहीं, रैंडमली कुछ ड्रॉ कर लिया, ये है लेट से लाइन 2, और ये जहां पे भी कट, ऐसा नहीं कि सेम पॉइंट पे कट करेगी, जहां भी कट करेगी लेट से दिस एंगल, मतलब एक्स एक्सिस से इसका एंगल कितना है, लेट से θ2 है, लेट से कितना है, θ2, क्लियर है, ठीक है। मैं और इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छा क्लियरली समझ में आ जाए। ये वाले एंगल को थोड़ा सा बाहर करके देखिए, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वाला लेट से ये वाला एंगल दिया हुआ है θ1, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल है θ2, लाइन 2 का एंगल है θ2, ठीक है। चलिए मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, मतलब मुझे इन दो लाइन के बीच का एंगल चाहिए, ये वाला, सो जो कि क्लियरली दिख रहा है, लेट्स कॉल अल्फा, एंड वी नो दैट अल्फा इज नथिंग बट θ2 माइनस θ1। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? अगर एक का एंगल एक्स एक्सिस से θ1 है और दूसरे का एंगल θ2 है, तो उन दोनों के बीच का एंगल θ2 माइनस θ1 होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो मैं क्या कर सकता हूं पता है, मैं इसका दोनों साइड tan लगा देता हूं, tan, ठीक है, दोनों साइड tan लगा देता हूं, तो लिख देता हूं tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। ये क्लियर है? दोनों मतलब दोनों जब सेम ही एंगल है तो दोनों का tan भी सेम होगा, दोनों सेम ही एंगल हैं तो दोनों का tan भी सेम होगा। अगर मैंने tan लगा दिया तो मैं सॉल्व करूंगा कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था, tan ऑफ θ2 माइनस tan ऑफ θ1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? और आप भी जान गए होंगे कि tan ऑफ θ2 जो है वो स्लोप है सेकेंड लाइन का, यानी कि दैट इज m2, एंड tan ऑफ θ1 दैट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, दैट इज m1। क्या बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? लाइन पैरेलल होगी या नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू m2 माइनस
m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m2 m1। तो ये आ गया tan ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है कि कभी भी अगर दो लाइन के बीच में एंगल पूछा जाए तो आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, ये रिलेशन लिख सकते हैं कि tan ऑफ एंगल बिटवीन देम इज डिफरेंस इन स्लोप डिवाइड बाय 1 प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप। बढ़िया यार, क्या ये बात क्लियर है? तुम लोग भी खाओगे हैं? लो खा लो। भाई भूख लगी थी आज, बहुत तेज भूख लगी थी भाई। लो भाई, थोड़ा पढ़ा लूँ अब। पानी पी लिया जाए। तो ये आप याद रख लो। अब अगर कोई बोले कि भैया लाइन पैरेलल आ गई, लाइन पैरेलल का मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0। इफ पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल आ गई तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 0। मतलब एक लाइन ऐसी दूसरी ऐसी, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है ना। सो इफ पैरेलल अल्फा 0, और अल्फा 0 दैट इंप्लाइज tan alpha 0, and that implies m2 minus m1 0, that implies m2 is equal to m1। यानी कि दो लाइन तभी पैरेलल हो सकती हैं, दो लाइन तभी पैरेलल हो सकती हैं जब उनके स्लोप क्या हो जाएं? सेम हो जाएं। दो लाइन तभी पैरेलल हो सकती हैं जब उनके क्या हो जाएं? स्लोप सेम हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और इफ परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर निकल जाए, यानी कि अल्फा क्या हो जाएगा? 90, अल्फा क्या हो जाएगा? 90, और tan ऑफ 90 डिग्री जो कि sin 90 बाय cos 90 होता है, सो दैट विल बी समथिंग लाइक नॉट डिफाइंड, यानी कि डिनोमिनेटर में आना चाहिए 0, डिनोमिनेटर में आना चाहिए 0। और डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? है ना, इधर कुछ भी हो डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए, नॉट डिफाइंड चाहिए मुझे, नॉट डिफाइंड चाहिए। तो डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? जब दिस विल हैपन ओनली व्हेन 1 प्लस m1 m2 will become 0, and that implies m1 into m2 is equal to -1। ये आ गई आपकी परपेंडिकुलर की कंडीशन। अगर दो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाए तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाती हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अगर दो लाइन का स्लोप आपस में मल्टीप्लाई होके -1 दे देगा तो वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? ये बात इसी फॉर्मूले से ही समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अल्फा 90 हो गया तो ये नॉट डिफाइन आ जाएगा और डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट
m1 इंटू m2 विल बिकम -1। क्लियर है? चलिए चलिए, रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको कि अगर y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 है, सो इफ m1 into m2 is equal to -1, then lines are perpendicular, lines are perpendicular। क्लियर है ये बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बात साफ हो चुकी है। अब चलिए एक बार चेक करते हैं। इफ दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर, फाइंड आउट m। भाई पोल लगा दो जरा, पोल लगा दो एक बार। चलिए एक बार पोल लगा दीजिए। ये दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं और कह रहा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होना चाहिए m का वैल्यू? क्या होना चाहिए m का वैल्यू? जल्दी बताइए भाई। इधर का स्लोप कितना है m, इधर का स्लोप कितना है -1/2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए -1 के बराबर, सो m क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा भाई, m विल बी 2। सो कहां है 2? ए ऑप्शन है 2, ए ऑप्शन है 2। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन है 2 एंड दैट्स हाउ वी गेट दिस। ठीक है, चलिए क्या देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन और आपके सामने, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पिछले वाले पोल का रिजल्ट दिखाना भाई अगर आ गया हो तो। चलिए अगले वाले के लिए पोल लगा दो भाई, इस वाले सवाल के लिए पोल लगा दो। क्या करेंगे? कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बता दीजिए जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है, यानी कि एक पॉइंट दिया हुआ है, दो पॉइंट इन दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है और इसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो अब सोच लो क्या करना है और जल्दी से आंसर मार्क करो। एक बार तुम करो, नहीं बनेगा तो मैं करूंगा, जल्दी करो भाई। जिसको पोल नहीं दिख रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर दो, मैं देख रहा हूं। चलिए देखिए देखिए, एक तो पॉइंट दे दिया, आपको बताया है कि जब अगर एक पॉइंट है तो आप लाइन नहीं लिख पाओगे, एक पॉइंट के साथ एक और पॉइंट चाहिए, या तो एक पॉइंट और मिल जाए, या तो स्लोप मिल जाए, इन दोनों में से कुछ चाहिए। ठीक है ना? अब कह रहे हैं कि जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो इसके पैरेलल है, यानी कि जो इस लाइन का स्लोप होगा वही जो लाइन हमें पता करनी है उसका स्लोप होगा। तो इसको रीअरेंज करके लिखो। क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और इसका स्लोप कितना आ रहा है? इसका स्लोप आ रहा है +3 और यही +3 हमारे वाली लाइन का भी स्लोप हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है? +3 और x माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर हमें निकालना पड़ेगा। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3x माइनस 3 और ये -2 उधर चला जाएगा, +2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3x माइनस 1। तो हमारे ऑप्शन में, अब इसको सबको एक तरफ ले आओ क्योंकि सब एक तरफ है, तो एक तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? -3x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देख लो ऑप्शन कहीं है क्या? -3x प्लस y -1 आ गया, -3x
प्लस वाई प्लस 1 आ गया, तो ये आंसर करेक्ट हो गया भाई, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, दिस डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो एक बार, देखो एक बार, क्लियर है क्या? अरे 3x इंटू 3 इंटू -1 -3, और ये 2 उधर जाएगा +2 हो जाएगा, तो -3 और +2 मिलके कितना बनाएंगे? -1 बनाएंगे ना, तो -1 उधर आ जाएगा लेफ्ट में तो +1 हो जाएगा, और 3x आ जाएगा इधर लेफ्ट में तो -3x हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? क्या ये क्लियर है भाई? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है भाई, तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? एक पॉइंट दिया हुआ है 1,2, ठीक है, तो y -2 लिया और इधर स्लोप लिख लिया जो कि +3 दिया था, हमें पैरेलल पता था तो +3 मिल गया, x -1 कर दिया। देखो भाई 1,2 पॉइंट था, तो एक तो x -1 कर दिया, एक y -2 कर दिया, और यहां स्लोप लिख दिया, स्लोप यहां से मिल गया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा तो y -2 इज इक्वल टू 3x -3 और y इज इक्वल टू 3x, या एक काम करते हैं पहले ही सबको इधर ले आते हैं, तो y -2 -3x + 3 इज इक्वल टू 0, यह आ जाएगा -3x + y -2 और +3 मिलके बन जाएंगे +1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। ठीक है, अरे जो मर्जी कर लो यार, y को उधर ले जाओगे, अगर मान लो y को उधर ले गए, इन सबको उधर ले जाओगे तो क्या इक्वेशन आ जाएगी? ये सबको उधर ले गए तो क्या आ जाएगी? 0 इज इक्वल टू 3x -y -1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब उसको देख लो, यहाँ पे 3x - y -1 कहीं है ही नहीं, तो या तो ऐसे सेट हो गया, ऐसे नहीं होता सेट तो मैं खुद ऐसे ही करने वाला था अगली स्टेप में। ठीक है, ए इज ऑल्सो करेक्ट। नहीं, ए करेक्ट नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। चलिए, अब आ गया है मॉड्यूलस की बारी। ठीक है, तो मॉड्यूलस को थोड़ा सा बता देते हैं। मॉड्यूलस थोड़ा थोड़ा सीख लो आज, बाकी कल करेंगे, आराम से थोड़ा थोड़ा सीख लो आज। फॉर्मूला ही समझ नहीं आया? वाह प्रिंस भाई साहब, आपको फॉर्मूला ही समझ नहीं आया? यार तुम लोग कैसे 10th तक पास हो गए हो यार? हैं, कैसे पास हो गए हो? कहाँ किस जिले से हो? कौन सा बोर्ड लिख रहे हो यार तुम लोग? मतलब पता नहीं कैसे, मतलब भगवती की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी कि तुम लोग 10th पास हो गए। तुम जैसे नमूनों को तो भाई स्कूल मतलब 8th भी पास नहीं होना चाहिए भाई। भैया गजब गजब। ठीक है, अब देखो क्या क्या बातें बताई, 3 तरीके से बताया। एक तरीका ये कि अगर m दिया हो एंड c दिया हो, m क्या है? स्लोप, स्लोप दिया हो, किसी भी तरीके से दे सकता है, और ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। ठीक है, y इंटरसेप्ट है। अगर ये 2 दिए हो तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, तो इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा तरीका क्या था? एक पॉइंट दे दिया जाए कि स्लोप दे दिया जाए, स्लोप इज इक्वल टू m दे दिया जाए, और एंड एक पॉइंट दे दिया जाए a, है ना, एक पॉइंट दे दिया जाए लेट्स से x0, y0, जिससे वो लाइन गुजरती हो, जिससे वो लाइन गुजरती हो। उस केस में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x0। ठीक है, रट ले प्लीज, रट ले भाई, मैं गुस्सा नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें वैसी ही हैं। ये तो
जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं, वो भी माथा पीट रहे होंगे अपना। मैं कह रहा हूं अगर स्लोप दिया गया हो तो ये करना है, अगर स्लोप नहीं दिया है तो क्या करेंगे? अगर 2 पॉइंट दे दिए गए, अगर 2 पॉइंट दे दिए गए, लेट्स से 2 पॉइंट दे दिए गए, थर्ड मेथड 2 पॉइंट दे दिए गए, ठीक है, एक पॉइंट दे दिया गया x1, y1 और एक पॉइंट दे दिया गया x2, y2, तो स्लोप लिखेंगे, स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें कोई भी आगे पीछे कर लो, लेकिन अगर 2 पहले लिखा है तो x का भी 2 पहले आएगा, ठीक है ना। ये होता है स्लोप, ऐसे निकलेगा स्लोप, और ऐसे स्लोप निकलने के बाद किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के सेम वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो लेट से मैंने इसको पकड़ लिया इस बार, तो लगा दिया y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, और यहां पे x माइनस x1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? नंदिनी बेटा आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, आप ना ये फालतू बातें यहां लिखना बंद कर दो कि आप बहुत डांटते हो। एक बार अभी मैं पोल करा लूंगा ना, एक बार अगर मैंने पोल करा लिया ना भाई अच्छे बच्चों का, वो खुद अपना माथा पीट रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए। क्या डांटते हो? क्या डांटा भाई? इतने प्यार से इतने आराम से स्ट्रेट लाइन समझाई है, फिर भी तुम लोग नौटंकी कर रहे हो भाई। एक बार जितनी जेन्युइन जनता है यार, एक बार प्लीज जेन्युइन जनता लिखो यार, ठोक के लिखो, इसके अंदर मक्खन है, क्लियर है, लिखो। ठीक है, चलिए, ये 3 तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल सकती है। 2 पॉइंट दिए हो जिनसे वो लाइन गुजरती हो, दो पॉइंट दिए गए हो जिससे वो लाइन गुजरती हो, या एक स्लोप एक पॉइंट दिया गया हो, या फिर स्लोप और इंटरसेप्ट दे दिया गया हो। ठीक है, तो ये सारा काम किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। सीरियस एस्पिरेंट दिखते हैं, उनको समझ में आ जाता है भैया 12 साल से ना घास नहीं छीली है, हमें पता है कि हम कितना नीचे उतर के पढ़ा रहे हैं। इस पे भी अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है तो हम गलत नहीं है भाई, और हम डांट भी नहीं रहे हैं। मैंने एक बार भी किसी को डांटा नहीं होगा आज। चलिए, पढ़ना ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। चलिए, तो ये सारे तरीके थे भाई, ये आपका हो गया रिवीजन। सो ये मैंने आपका करा दिया भैया रिवीजन, ठीक है, कि पूरा जो आज सिखाया उसको एकदम सम अप कर दिया, सारी बातों को एक तरफ जोड़ दिया, ठीक है। चलिए, नहीं अपन काम डाउन ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, एकदम काम डाउन, नो बीपी राइजिंग, ठीक है। एक कह रहा है सर आपको बीपी है, भाई अभी तक तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के स्पैमर्स अपने पास बैठे हुए हैं ना, बीपी हो जाएगी पक्का। चलिए, अब थोड़ा सा मॉड्यूलस को देख लेते हैं, अपने पास 5-7 मिनट बचा है, या कुछ बातें ही कर लेते हैं, गपशप ही मार लेते हैं, कुछ क्या किया जाए बताओ, हैं? कुछ बातें ही कर लेते हैं। देखो भाई, देखो आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, आपको समझना पड़ेगी, ठीक है। क्या है, आपको लग रहा है कि सर डांट दे रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या पूछ रहे हो, आपको खुद का सवाल ही नहीं पता है। आपके डाउट को ना आप एक कागज पे लिखो और एक बार ले जाके किसी समझदार व्यक्ति से, जिससे आप मिल पा रहे हो आसपास में, उससे पूछ के देखो कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको फिजूल नहीं डांट रहा हूँ, और मैं डांट रहा ही नहीं हूँ वैसे तो, मैं हार मान चुका हूं भाई, हार मान चुका हूं मैं। आपको कुछ बातें बताता हूं, देखो आपको एक मैं बताता हूं बातें। तो देखो, पहले एक तो ये समझो, कई लोगों के बहुत अलग अलग टाइप की क्वेरीज हैं। अब कई बच्चों की क्वेरीज है कि नोट कैसे बनाना है, कई बच्चों की क्वेरीज है कि भैया डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करना है, कई बच्चों की क्वेरी है कि भैया टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। तो आज कोई एक टॉपिक पे अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आप सबके लिए है, वो एक माइंडसेट को सेट करना है कि भैया आपका एक मतलब माइंडसेट ये हो जाए
कि हम जेईई की तैयारी में उतर चुके हैं तो हमारी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे रिजल्ट आएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। देखो 10th क्लास से लेकर अब 11th क्लास का जो ट्रांजिशन है इसमें कुछ बातें बदल गई हैं। क्या बदल गई हैं? बदल ये गई हैं, कुछ यहां पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक है, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। देखिए भाई, तो मुझे लगता है पहले एक माइंडसेट को आप समझो, शायद उसके बाद आपकी कई सारी प्रॉब्लम इसी माइंडसेट को ठीक करने में अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग हैं एंजाइटी, पहले मैं एक दो लोगों को तो निपटा ही दूं। एंजाइटी स्पेलिंग क्या होती है इसकी? ये होती है क्या? एंजाइटी। ठीक है, व्हाट इज दिस वर्ड एंजाइटी? ये एंजाइटी होता क्या है आपको पता है? सोशल मीडिया पे डिप्रेशन, एंजाइटी नामक चीजें हैं बहुत सारी। ये जब मैं आपकी उम्र का था ना, उस समय भाई इतना सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो हमें ये वर्ड पता ही नहीं थे। ऐसा नहीं था कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं रही होगी। आपको तो पता ही है, जब भी आप एक जनरेशन पहले वालों से पूछो तो वो तो यही बताते हैं कि भैया तुम्हारे जमाने में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है, हमारे जमाने में तो भैया नदी पहाड़ झरने पता नहीं क्या क्या पार करके हम स्कूल जाते थे, तुम लोग तो मौज में स्कूल जा रहे हो, ये बताया जाता है। हम बताते थे कि भैया हमें स्कूल जाने के लिए 4 किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ रही है, तो पापा बताते थे तुम तो साइकिल से जा रहे हो, हम लोग पैदल नहर पार करके ऐसे पूरा फोल्ड करके पैंट को घुटने तक नहर पार करके स्कूल जाया करते थे। तो प्रॉब्लम तो हमेशा रही, एग्री करोगे, हमारे टाइम पे प्रॉब्लम रही होंगी। ठीक है, बट हमें एंजाइटी वर्ड पता नहीं था। जब एंजाइटी वर्ड पता नहीं था तो होती नहीं थी। ठीक है, हमें लगता था यार ऐसा होता क्या था, देखो तो व्हाट विल हैपन, हाउ व्हाट विल हैपन, हमें लगता था किसी दिन आज यार अच्छा नहीं लग रहा है, आज थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, आज ना थोड़ा किक नहीं मिल रही है यार, क्या करें क्या करें। 2-3 ऑप्शन थे। ठीक है, या तो जिसे देख के किक मिलती थी उसको देख लेते थे। ठीक है, या फिर लगता था कि यार पढ़ना तो चाहिए, पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, वरना भाई कोई ले जाएगा, तो पढ़ा। फिर अगर उसमें भी मन नहीं लग रहा है कि अंदर नहीं यार किक नहीं मिल रही है, दिक्कत है, भाई खेल लिया, खूब खेले, एक दिन इतना खेल लिया कि मजा आ गया, अगले दिन से पूरा पढ़ाई पे फोकस आ गया। एक दिन पूरा बैठ के मूवी देख डाली कि यार रोज ये हम लोग अपने आप को स्ट्रगल में झोंके पड़े हैं, कभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, कभी थोड़ा मूवी देख रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं थोड़ा मूवी देख रहे हैं, लपक के मूवी देख डालो, पूरा मूवी देख डालो, पूरा मूवी देख डाले। मैं बैठता था भाई, एक दिन पूरा मूवी देख डालता था, और फिर उस गिल्ट में कि मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं करी है, मेरा अगला दिन और उसके बाद के दिन इतने सही निकलते थे ना भाई, एकदम बेहतरीन पढ़ाई बनती थी। और अगर उसके बाद भी लग रहा है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करते थे पता है? मम्मी को जाके बोलते थे, मम्मी आलू पूड़ी, आलू की सब्जी पूड़ी बना दो, खीर बना दो, थोड़ा सा बढ़िया खाना खाते थे। बढ़िया खाना खाने से मन अच्छा हो जाता है। ये सब करते थे। नो डिप्रेशन, नो एंजाइटी, पता ही नहीं था। तुम लोग पता है किस बात में जी रहे हो? तुम लोगों ने 2 वर्ड सीख लिए हैं, तुम उसी में अपने आप को झोंके पड़े हो। कुछ नहीं भी हुआ है ना तो ऐसे बैठे हो, हमको डिप्रेशन है। क्या होता है हमें नहीं पता है, हमको डिप्रेशन हो गया है। तुम लोग को ये हुआ है भाई, मेंटल स्टेट खराब हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, एक कह रहा है कुछ भी कर लो गिल्टी नहीं होता है, एक कह रहा है राजन सर इज इक्वल टू एंजाइटी। भाई मैंने कौन सी एंजाइटी बढ़ा दी तुम्हारी? अरे यार मैं कोई एंजाइटी नहीं बढ़ा रहा हूं भाई, मैं तुम्हें बहुत 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 बेसिक चीजें बता रहा हूं। तुम लोग जो अच्छे सीरियस बच्चे हैं ना वो सीख रहे होंगे, बट जो ये स्पैमर्स है ना भाई, इन्होंने कसम से 200 ग्राम से ज्यादा खून पी लिया अभी तक भाई, मैं सही बता रहा हूं। मतलब मुझे एंजाइटी हो रही है भाई, मुझे एंजाइटी हो रही है। चलिए ठीक है, तो बढ़िया चिल रहो, खेलो उतना कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करो, मन शांत रहेगा। अब बात आती है मेंटालिटी की। मेंटालिटी क्या होनी चाहिए? देखो 10th में आपको पता है सब कुछ हैंड होल्ड किया जाता था, 11th में हैंड होल्डिंग इज नॉट पॉसिबल, एज इन मैं आपको हर एक सवाल खुद करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट चल ही नहीं रहा है।
आपको तो एक कॉन्सेप्ट पकड़े, उस पर 10 सवाल करने हैं, तो क्या है, क्या वो 10 सवाल एक बार में बन जाएंगे भैया? नहीं बनेंगे यार, ऑब्वियस है, किसी से भी पूछ लो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, शायद रोना 1.0 का भी तुम्हें एक्सेस दे दिया गया है, उसमें जाओ, टॉक्स विद IITian है, उसमें एक लड़का है निखिल, वो अभी इसी साल पास आउट हो रहा है IIT दिल्ली से, उसको पढ़ाए थे, उसका मेंस में आई थिंक 120 या 136 रैंक आया था, एडवांस में 491 आया था, ठीक है ना, उसको पढ़ाया था। वो बच्चा रोटेशन तक, यानी कि शुरुआत के 7-8 चैप्टर तक हवा नहीं लग रही थी, क्या हो रहा है, रो दिया था रोटेशन में आके। उसके घर वालों का कॉल आया कि सर ये रो रहा है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल रहा था भाई ठंड रख, आराम से, जैसा कह रहे हैं बस वो करता जा, क्लियर हो जाएगा। आखिरकार क्लियर हो गया, क्योंकि उसको मेरी वो बात उस दिन जो टेलीफोन पे हुई वो क्लिक कर गई कि चलो सर अब सारी नाव आपके हवाले, जो कहोगे वो करके दे दूंगा, बस। तो बेटा ऐसा नहीं था कि उसको सवाल सारे बन जा रहे थे, उसको भी 10 में से 5 ही बन रहे थे, लेकिन वो अगले जो 5 नहीं बन रहे थे ना, उनको वो छोड़ता नहीं था, उनसे वो घबराता नहीं था, उनसे वो ऐसे बाल नहीं नोचता था कि कुछ नहीं बन रहा है। वो सोचता था कि अरे ये क्यों नहीं बना, चलो नोट्स में चेक करेंगे क्या बताया है, उसको पढ़ के क्या मैं ये क्रैक कर सकता हूं। IIT इज लाइक अ पजल, जो ये मेंटल ग्रोथ करवाएगा। अगर आप पढ़ के सवालों को कनेक्ट करना सीख रहे हो तो दैट इज अ प्रोग्रेस, दैट इज नॉट अ फेलियर। तो आपको ये माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? हमें कितना भी आप पढ़ लो, पढ़ने से IIT नहीं निकलती, सॉल्व करने से IIT निकलती है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे तो पढ़ा हुआ जब अप्लाई होगा तो आपको मालूम पड़ेगा देयर आर सो मेनी गैप्स। आपने पढ़ा लेकिन आपने x अमाउंट समझा, लेकिन शायद उसमें 3x की रिक्वायरमेंट थी, उतना समझना चाहिए था, उतना डेप्थ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठनी चाहिए थी, नहीं बैठ पाई। तो सवाल जब आपसे अटकेगा, आप जब वो सीखोगे, जब वो क्लियर होगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक नॉच और ऊपर, एक नॉच और ऊपर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आपको सवाल अभी अटकेंगे, लेकिन डरना नहीं है, उन सवालों को बीट करना है, देखना है क्या नहीं बना और उनकी प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आप भाई चमकने लग जाओगे, आपकी तैयारी बहुत सही ट्रैक पे चलेगी। तैयारी उसकी सही चलेगी जो कुछ भी छोड़ेगा नहीं, जो डर के बैकलॉग बना लेगा, जो डर के मेहनत से मतलब हाथ पीछा छुड़ाएगा, वो हार जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, तुम सॉल्यूशन देख के सीखो, लेकिन सीखो जरूर, सीखो जरूर भाई। क्लियर है? ठीक है भाई। तो आज का होमवर्क क्या है भाई? आज के होमवर्क में टुडे देयर इज नो होमवर्क, टुडे देयर इज नो होमवर्क, रिवाइज। ठीक है, कोई होमवर्क नहीं है, बढ़िया रिवाइज करो, मौज करो, एंजॉय करो। ठीक है, चलिए भाई, बस हारना नहीं है, यही मूल मंत्र है, हारना नहीं है। जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन सीख के ही मानूंगा, ये एटीट्यूड चाहिए भाई। ठीक है, ये एटीट्यूड आ गया तेरे अंदर तो तू जीत जाएगा, कोई रोक नहीं सकता तेरे को। क्लियर है? चल भाई, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।